बारे में आपको बता नहीं है। हाँ चलिए, अब कौन आ गया? संजीव। हाँ ठीक है, चलिए नेट नहीं चल रहा था इस वजह से हमने इसको दोबारा करवा दिया। और हम लोग पढ़ेंगे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग, जिसे बोलते हैं कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 148 में, अनुच्छेद 148 में इसका उल्लेख किया गया है ना। इसे हमने लिख दिया इसलिए कि थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेंगे कैग के ऊपर। तो कैग के बारे में भी कुछ चीज़ें ध्यान रखना है जो प्रश्न सामान्यतः पूछे जाते हैं प्रिलिमिनरी एग्जाम के पर्पज से, है ना। अच्छा हाँ, हमारे साथ अक्सर होता है राघवेंद्र, जब जब हम सोचते हैं तब तब ऐसे ही हो जाता है। तो संजीव, हिमांशु, राहुल, स्मिता और कमलेंद्र, अक्सर कई बार हुआ है कि हमारे साथ जब जब हम क्लास लेने का प्रयास करते हैं लंबा कि हमें क्लास लेना है, तो कई बार नेट डिस्टर्ब करता है। और जब जब हम पब्लिक हुए हैं तो पब्लिकली हमारे साथ ढेर सारी समस्याएं हैं। पब्लिक होने पता चला नेट नहीं चल रहा है, आवाज़ नहीं जा रही। कई बार इससे हुए कि पब्लिक क्लास भी कायदे से नहीं ले पाए। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसका नियंत्रक और महालेखा कैग के ऊपर, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की। तो कैग के बारे में थोड़ा सा बातें करेंगे। पहले कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। जैसे कैग की जो नियुक्ति होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ये ध्यान रखना है। और कैग का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष। इसे हमने आप लोगों को समझाया था अच्छे तरीके से कि या तो 6 वर्ष होगा या तो 65 वर्ष होगा। आप समझ रहे हैं ना कार्यकाल। एक होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष। वर्ष होता है अवधि, और जो 65 वर्ष हो गया वो आयु हो गया, और वर्ष हो गया अवधि। तो यहाँ जो अवधि, ड्यूरेशन और एज में अंतर समझिएगा। 65 वर्ष का मतलब जो हमारी उम्र 65 साल हो जाए तो हम कैग के पद से अगर हैं तो रिटायर हो जाएंगे ऑटोमेटिक। या तो फिर हम 6 साल तक पूरा कार्यकाल को कर लें। सामान्यतः कुछ पदों के लिए ही ऐसा निश्चित किया जाता है कि 6 वर्ष या 65 वर्ष हो, नहीं तो ये जो वर्ष वाला है, जो ड्यूरेशन है, काल वैधता है, ये वैधता सामान्यतः नहीं होती है। जैसे कि हम लोगों का अगर लोग IAS बनते हैं हम लोग, तो IAS बनने के बाद हम लोग 65 साल तक हम लोग जॉब कर सकते हैं। तो हमारा जो ज्वाइनिंग है वो चाहे जिस उम्र में हो, हम लास्ट तक 65 साल तक रह सकते हैं। लेकिन कुछ पद ऐसे होते हैं जहां पे आपको पूरा 65 साल तो दिया ही जाता है, उसके अलावा एक ड्यूरेशन भी होता है कि आप 6 साल तक ही पद पे रह सकते हैं। तो इसके लिए 2 शर्तें होती हैं, या तो 6 साल हो जाए या तो 65 वर्ष हो जाए। अब मान लीजिए कि 50 साल पे अगर कोई कैग बनता है तो 6 साल पूरा कर लेगा, 56 साल हो जाएगा। यदि कोई 62 साल पे कैग बनता है तो वो 3 साल बाद ही 65 वर्ष पूरा हो जाएगा, 3 साल बाद ही उसे पद से हटना होगा, है ना। इतना क्लियर है? समझ रहे हैं आपने? हाँ, इसी वजह से हमने कैग वाला शुरू से कर दिया। चलिए, कमलेंद्र, शमशेर, अभिलाषा, रामू और ठीक है स्मिता, संजू, हिमांशु। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष को कर दिया। तो यहाँ देखिए 6 वर्ष या 65 वर्ष तक कार्यकाल होता है। त्यागपत्र दे सकता है यह राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति ही इसे त्यागपत्र दे सकता है। योग्यता का उल्लेख नहीं है, ये चीज ध्यान रखना है कि संविधान में कैग के लिए किसी प्रकार की योग्यता का उल्लेख नहीं किया गया है कि उसे कितना योग्य होना चाहिए, उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ऐसी कोई योग्यता का उल्लेख कैग को लेकर के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, जिसे सामान्यतः महालेखा परीक्षक ही बोला जाता है, नियंत्रक लोग नहीं बोलते हैं। महालेखा परीक्षक इसलिए बोलते हैं, अभी हम बात करते हैं। हटाने की जो प्रक्रिया होगी, यानी इस प्रक्रिया के माध्यम से कैग को हटाने की जो प्रक्रिया होगी, जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। हमने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के जज को किस प्रक्रिया से हटाया जाता है। आप लोगों को याद है कौन से अनुच्छेद के द्वारा हटाया जाता है सुप्रीम कोर्ट के जज को? जल्दी बताइए। सुप्रीम कोर्ट के जज को किस अनुच्छेद के द्वारा हटाया जा सकता है? याद है आप लोगों को? नहीं याद है ना? बिल्कुल भी याद नहीं लग रहा है। हाँ, वेरी गुड। चलिए संजीव, तो कैग को हटाया जाता है अनुच्छेद 124(4) के द्वारा। आर्टिकल 124 124(4) की प्रक्रिया के द्वारा कैग को हटाया जाता है। वह जो प्रक्रिया होती है सेम एज जैसे राष्ट्रपति को हटाया जाता है, ठीक वैसी ही प्रक्रिया होती है। यानी संसद के
किसी सदन में प्रस्ताव लाया जाएगा, लेकिन वहाँ पे एक अंतर यह होता है कि वह प्रस्ताव एक ही सत्र में पारित होना चाहिए। जैसे हमने बताया था संसद के सामान्यतः 3 सत्र हमारे यहाँ चलता है। एक चलता है सत्र जो है कि बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। तो संसद सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की जो प्रक्रिया आएगी, उस प्रक्रिया में जब प्रस्ताव लाएंगे हम सदन में या संसद में, तो वह एक ही सत्र में पारित हो जाना चाहिए, तब तो हटाया जा सकता है, अदरवाइज नहीं हटाया जा सकता। यही अंतर होता है सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने में और राष्ट्रपति को हटाने में। प्रक्रिया में जो मुख्य अंतर होता है यही कि एक ही सत्र में पारित होना चाहिए, जबकि राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य नहीं कि एक ही सत्र में पारित हो। तो अनुच्छेद 124(4) क्या ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है अनुच्छेद 124(4) के द्वारा, और 124(4) की प्रक्रिया के द्वारा 3 पदाधिकारियों को हटाया जाता है। एक तो हो गया सुप्रीम कोर्ट का जज, दूसरे हाई कोर्ट के जज, और तीसरे हो गए अपना कैग। ये 3 लोगों को हटाने की जो प्रक्रिया है सेम एज 124(4) के द्वारा हटाया जाता है। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। तो 124(4) के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं, हाई कोर्ट के जज को हटाते हैं और कैग को हटाया जाता है। कैग जो रिपोर्ट देता है अपना, वह रिपोर्ट देता है केंद्र के संदर्भ में देगा राष्ट्रपति को और राज्य के संदर्भ में देता है राज्यपाल को। कैग की रिपोर्ट की जो समीक्षा की जाती है, वह समीक्षा किया जाता है लोक लेखा समिति के द्वारा, पब्लिक अकाउंट कमेटी जिसे बोलते हैं पैक। पब्लिक अकाउंट कमेटी की अगर बात करें तो हम आप लोगों को समिति जब पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे हमने बताया था कि लोक लेखा समिति में कुल कितने मेंबर होते हैं। लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है सामान्यतः वह विपक्ष का नेता होता है, सत्ता पक्ष का नेता नहीं होता। लोक लेखा समिति का जो उपाध्यक्ष होता है वह सत्ता पक्ष से होता है। तो लोक लेखा समिति की बात करें तो इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, और ये जो 22 मेंबर होते हैं वो 2 जगह से आते हैं, लोकसभा से 15 मेंबर और राज्यसभा से 7 मेंबर। ये सब चीज़ें तो आप लोगों को याद ही होंगी, तो ये ध्यान रखना है। अब सवाल ये उठता है कि ये कैग करता क्या है, कैग का जो कार्य है ये इंपॉर्टेंट है कि कैग क्या कार्य करता है। हमें पता है कि जब बजट जब पास होता है तो बजट पास होने के बाद जितने मंत्रालय हैं, मंत्रालयों को पैसा अलॉट होता है। तो मंत्रालयों को पैसा अलॉट करने के लिए एक विधेयक लाया जाता है, उस विधेयक का नाम होता है विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक के माध्यम से हमारी जो संसद है या हमारे राज्यों के जो विधानमंडल है वह संचित निधि से धन निकालते हैं। भारत में संचित निधि का जो उल्लेख किया गया है, सपोज दैट बजट आता है, बजट का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 112 में, जहां यहां पे बात किया गया वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। संविधान में बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अनुच्छेद 112 में उल्लेख किया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक, बजट में क्या होता है कि पिछले वर्ष का जो आय होता है उसे दिखाते हैं और अगले वर्ष के जो खर्चे होते हैं वो दिखाते हैं। तो यहाँ पे आय व्यय का लेखा जोखा होता है। बजट में सामान्यतः क्या होता है, आय और व्यय का लेखा जोखा है नहीं। ये बजट आप लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में, बजट को डिटेल में पढ़ाया जाएगा। क्योंकि इकोनॉमिक्स क्लास चल रही है इसलिए आप वहाँ इकोनॉमिक्स वाले सर से पढ़ लीजिएगा बजट डिटेल में। तो बजट जब पेश होता है, तो बजट जब पास हो जाता है, बजट पास होने के बाद संसद को यह राइट मिल जाता है कि अब वह संचित निधि से धन निकाले। और संचित निधि का संचित निधि का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 266 के 1 में। ठीक, ये ध्यान रखना है। संचित निधि का उल्लेख है अनुच्छेद 266(1) में। बजट पास हो जाता है जब संसद से, बजट पास होने के बाद संसद को यह अलाउ हो जाता है कि अब आप संचित निधि से धन निकाल सकते हैं। तो संसद धन निकालने का मतलब होता है संसद अलग अलग मंत्रालयों के लिए अलग अलग धन का आवंटन करती है कि इस मंत्रालय के लिए और मंत्रालय के इस कार्य के लिए, जैसे गंगा सफाई के लिए 5,000 करोड़ रुपए है ना, अलग अलग शिक्षा के लिए 1,000 करोड़ रुपए। तो इस प्रकार के जो धन का आवंटन किया जाता है बजट में हम लोग देखते हैं उल्लेखित होता है।
कि इतने इतने कार्यों के लिए बजट जो है किसी गंगा सफाई के लिए, शिक्षा के लिए, किसानों के कल्याण के लिए, है ना, ये सब आप लोग देखते होंगे। जब बजट आप लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे इतना इतना पैसा अलॉट किया गया है, तो ये पास हो जाता है संसद से कि ठीक है इतना पैसा आप निकाल सकते हैं। जब यह पास हो गया संसद से, संसद को अलाउ कर दिया गया कि आप पैसा निकाल सकते हैं, तो ये पैसा संसद कहाँ से निकालती है? संचित निधि से निकालती है। जो हमारे आम जो पैसे होते हैं वो संचित निधि में जाकर के जमा हो जाता है, और संचित निधि का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 266 जब संचित निधि से पैसा निकालने को अलाउ कर दिया जाता है संसद से, तो संसद डायरेक्टली संचित निधि से पैसा नहीं निकालता है, फिर संसद इसके लिए एक विधेयक लाता है और इस विधेयक को बोला जाता है विनियोग विधेयक। तो संसद विनियोग विधेयक लाएगी। विनियोग विधेयक के माध्यम से संचित निधि से पैसा बाहर निकल जाता है, बाहर निकल कर चला जाता है संबंधित मंत्रालय के पास। संबंधित मंत्रालय ने, जैसे मान लेते हैं कि अगर किसी मंत्रालय ने किसी कार्य के लिए पैसा निकाला, विनियोग विधेयक पारित हुआ, विनियोग विधेयक पारित होकर के पैसा निकाल करके मंत्रालय के पास चला जाता है। अब वह मंत्रालय जिस कार्य के लिए पैसा निकालती है उस कार्य में खर्च कर रही है। सपोज दैट अलग अलग कार्य हैं XYZ, तो 3 कार्यों के लिए एक मंत्रालय ने पैसा निकाला कि हमें XYZ के लिए 1000 करोड़ रुपये चाहिए। 1000 करोड़ रुपया संचित निधि से निकल करके मंत्रालय में चला गया और मंत्रालय ने दिखा दिया कि हमने 1000 करोड़ रुपये ये अलग अलग कार्यों में खर्च कर दिया है। अब सवाल उठता है, जब मंत्रालय पैसा को खर्च कर देती है तो वह पैसा सही दिशा में खर्च हुआ है या नहीं हुआ है, उसमें कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ है। यानी पैसे को खर्च करने के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक उसकी जांच करता है। यहाँ ध्यान यह रखना है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पैसा निकालने से पहले या पैसा खर्च होने से पहले जांच नहीं करती है, जब पैसा खर्च हो जाता है तब वह जांच करती है। ठीक है, क्लियर है इतना? क्या हुआ? हाँ, बफरिंग, चलिए टेंशन मत लीजिए, वीडियो रिकॉर्डेड भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पे होता यह है कि संबंधित मंत्रालय जब पैसा खर्च कर देता है तो उस पैसे के खर्च होने के बाद कैग उसकी जांच करता है, और कैग जांच करके राज्यपाल, राज्य से संबंधित होगा तो केंद्र से संबंधित होगा तो राष्ट्रपति के पास अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। जब राष्ट्रपति के पास रिपोर्ट सौंप देता है तो राष्ट्रपति वह रिपोर्ट संसद के समक्ष भी लाती है, और उस रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए संसद लोक लेखा समिति का गठन करती है। यानी लोक लेखा समिति एक प्रकार से देखा जाए तो कैग के रिपोर्ट की समीक्षा करती है। तो लोक लेखा समिति बोला जाता है कैग को, लोक लेखा समिति का आंख एवं कान होता है। रीजन क्या है? लोक लेखा समिति का आंख एवं कान इसलिए बोलते हैं क्योंकि कैग जो रिपोर्ट देती है वास्तव में अपने जांच करके देती है, और उसी जांच को लोक लेखा समिति अपनी समीक्षा करती है, उसी जांच को देखती है। तो वास्तव में देखा जाए तो लोक लेखा समिति डायरेक्टली जांच नहीं करती है मंत्रालयों की, बल्कि कैग के रिपोर्ट के आधार पे जांच करती है। तो रिपोर्ट तैयार करता है कैग, इसलिए उसे बोला जाता है आंख एवं कान। यानी लोक लेखा समिति, कैग को लोक लेखा समिति का आंख एवं कान बोला जाता है। इसीलिए इसे और भी वर्डों में इस्तेमाल किया जाता है, दार्शनिक मित्र कहा जाता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो संचित निधि पर 2 प्रकार से कंट्रोल किया जाता है। एक कंट्रोल होता है कैग के द्वारा, दूसरा कंट्रोल होता है लोक लेखा समिति के द्वारा। लोक लेखा समिति और कैग मिल करके संसदीय नियंत्रण पे कार्य करते हैं, है ना। कैग ने कई सारे घोटाले अनाउंस किए, आप लोगों को पता है, सुरेश कलमाड़ी का नाम सुने होंगे, जो वहाँ पे थे कॉमनवेल्थ गेम में जब चल रहा था भारत में 2010 में। तो उस समय जो घोटाले को उजागर करने में कैग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी कैग पे यदि ईमानदार व्यक्ति को कैग नियुक्त कर दिया जाए तो मंत्रालयों के करप्शन को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि सही तरीके से उसकी जाँच होगी। ठीक है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, बस अभी तुरंत ऑन द स्पॉट फिर से हमारी एक नेक्स्ट क्लास होगी जल्दी से, तो इसे हम लोग दूसरे चैप्टर में कंटिन्यू करते हैं। ओके, या तो रुक जाइए, लगातार ही ले लेते हैं सीधे सीधे। अभी हम लोगों को पढ़ना है, आप लोग कह रहे थे राज्यपाल को पढ़ाने के लिए, तो हम लोग राज्यपाल को पढ़ लेते हैं। क्या हुआ समस्या? क्या हो गया?
सुनील, बहुत ज़्यादा बफरिंग हो रहा है, तो चलिए बफरिंग हो रहा है तो छोड़ दीजिए। अब बफरिंग हो रहा है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, है ना। आइए हम लोग राज्यपाल की बातें कर लेते हैं, उसके बाद क्लास को एंड करते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग देखते रहिए बस। राज्यपाल, राज्यपाल की बात किया गया जाए तो अनुच्छेद 153 से 162-63 तक में राज्यपाल की बातें की गई है कि किस किस अनुच्छेद में राज्यपाल होगा। जैसे राज्यपाल से संबंधित जो प्रावधान किए गए हैं, तो अनुच्छेद 153 में कहा गया है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल बनाया जा सकता है। यहां बस यही ध्यान रखना है आर्टिकल 143 में, जहां पे बात किया गया कि एक से अधिक व्यक्तियों को राज्यपाल, एक ही राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। और सवाल उठता है, जब कोई राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनता है तो वह उतनी बार शपथ लेता है जितनी बार राज्यपाल, जितने राज्यों का राज्यपाल वह बनता है। तो राज्यपाल को जो शपथ दिलाया जाता है, राज्यपाल उतनी बार बनता है, यानी कि जो राज्यपाल बनता है, राज्यपाल को शपथ, क्या हुआ बीच बीच में आपका क्लोन दिख रहा है सर, क्लोन दिखने लग रहा है बीच बीच में। राज्यपाल को शपथ हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, ठीक। यानी राज्यपाल को जो शपथ दिलाता है वो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ये ध्यान रखना है, जब व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनता है तो उतनी ही बार शपथ लेता है जितने राज्यों का राज्यपाल बनता है। दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है कि जब कोई व्यक्ति किसी राज्य का कार्यवाहक राज्यपाल बनता है तो उस दौरान भी उसे शपथ लेना पड़ता है ना। बस ये ध्यान रखना है। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है, राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति 155 में किया जाता है और नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है मंत्रिपरिषद के सलाह से। ठीक। राज्यपाल का जो कार्यकाल का उल्लेख किया गया है वह अनुच्छेद 156 में उल्लेख किया गया है और यहाँ कहा गया है कि राज्यपाल का जो कार्यकाल होगा वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होगा। यानी जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक वह राज्यपाल अपने कार्यकाल पर रह सकता है। लेकिन सामान्यतः जो कार्यकाल माना जाता है, सामान्यतः 5 वर्ष माना जाता है। वह त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। ठीक। बस यही है, राज्यपाल के बारे में ज्यादा प्रावधान नहीं है। बस इतना ही आप लोगों को जानना है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। उसका जो कार्यकाल होता है सामान्यतः 5 वर्ष माना जाता है, लेकिन वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करता है। त्यागपत्र वह राष्ट्रपति को देकर के अपने पद से हट सकता है। बाकी के कुछ जो एक अंतर है, जैसे कि जिस प्रकार से राष्ट्रपति का जो कार्य था, कार्यपालिका विधायिका कार्य, सेम उसी कार्य ये करता है। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे
राज्यपाल मृत्यु दंड की सजा को माफ नहीं कर सकता? मृत्यु दंड की सजा को माफ नहीं कर सकता। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि राज्यपाल मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता है। ओके, तो चलिए फिर तो इतना क्लियर हो गया यहाँ पे कि ये मृत्यु दंड की सजा को माफ नहीं कर सकता। बाकी के राज्य के कानूनों के संदर्भ में इसके पास जो राष्ट्रपति को जिस प्रकार से केंद्रीय कानूनों के संदर्भ में अधिकार हैं कि उसी प्रकार से इसके पास भी राज्य के कानूनों के संदर्भ में अधिकार प्राप्त होता है। यह मृत्यु दंड को छोड़ करके राज्यपाल अन्य राज्य के कानूनों का अगर के खिलाफ कोई अपराध करता है तो उसके अपराध को माफ यानी क्षमा कर सकता है। परिहार, परिविलंबन, लघुकरण की शक्तियां जैसे हम लोग राष्ट्रपति में पढ़े थे, सेम ऐसी शक्तियां राज्यपाल को भी प्राप्त होती है। अगर हम कार्यपालिका शक्ति की बात करें राज्यपाल की, तो जिस प्रकार से राष्ट्रपति कई सारे पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, वैसे ही राज्यपाल भी राज्य में कई पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। जैसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो ऐसे ही राज्यपाल के भी जो कार्य हैं बिल्कुल सेम है राष्ट्रपति की तरह। हमने बताया था जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति कार्य करता है, ठीक वैसे ही राज्य में राज्यपाल भी कार्य करता है। ठीक है।